जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। जेंटलमैन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिससे ग्लोबल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है और इससे इंडिया को लेकर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। कैसे इसकी पूरी शुरुआत हुई इसके बारे में भी आप डिटेल में आज इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। ये आपके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ये जनरल अवेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सब चीज़ें हैं क्या, एक कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, द इजराइल एंड ईरान conflict is a long-standing geopolitical rivalry in the Middle East, deeply rooted in ideological, strategic and religious differences. ठीक है, यानी कि एक ईरान और इजराइल की जो ये राइवलरी है ये काफ़ी लंबे समय से है और ये जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा एरिया है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये बहुत सारे तरीकों से, यानी कि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है, स्ट्रेटेजिक इसके भी कुछ इंपॉर्टेंस है और रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण भी है। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश है शिया मुस्लिम्स का, एंड वो सपोर्ट करता है एंटी इसराइल ग्रुप जैसे कि हिजबुल्लाह एंड हमास को, और वो अपोज करता है इसराइल के एग्जिस्टेंस को ही, क्योंकि वो समझता है कि उसे फ़लस्तीन ही है और इसराइल वालों ने फ़लस्तीन पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, वहीं हम बात करें इसराइल की, तो ये एक ज्यूइश लोगों की कम्युनिटी का एक पूरा देश है एंड ये सपोर्ट करता है यूएस को, जो कि यूएस भी इसको काफ़ी बैकअप देता है और साथ में वेस्टर्न अलाइज भी इसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये ईरान को एज अ न्यूक्लियर थ्रेट देखता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर साइड का आसपास का कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स बना ले तो दूसरे देश को दिक्कत होने ही लग जाती है, क्योंकि उन्हें खतरा रहता है कि कल को ये हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं एंड इनका डर भी जायज़ है। और इसके साथ ही हम इस वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों ही देश के फ्लैग्स देख सकते हैं, इजराइल का फ्लैग देख लीजिए और हमारे ईरान का फ्लैग देख लीजिए। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल टाइमलाइंस की एंड टेंशंस की जो अभी तक रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1979 की। ईरान से इस्लामिक रेवोल्यूशन लीड्स टू एंटी इसराइल पॉलिसीज। ठीक है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान ने लाना चाहा उसके थ्रू ही एंटी इसराइल पॉलिसीज चालू हुई। 1982 में ईरान ने शुरू किया फंडिंग करना हिजबुल्लाह को लेबनान में, जो कि फाइट करे इसराइल के अगेंस्ट में। 2006 से लेकर 2020 तक साइबर वॉरफेयर चला, जो कि इसराइल के थ्रू चला। इसमें स्टकनेट वायरस, जो कि इसराइल द्वारा एलिजिबली बनाया गया है और उसके थ्रू उन काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी गई इसराइल के द्वारा ईरान की, एंड एयर स्ट्राइक्स करी गई ईरानियन बेस पे, एंड फिर ईरान ने सपोर्ट किया मिलिटेंट्स को सीरिया में। ठीक है, इसराइल के अगेंस्ट 2020 से 21 की अगर बात करें तो असैसिनेशन हुआ ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, जिसका ब्लेम जाता है मोसाद को, जो कि सीक्रेट एजेंसी है हमारे इसराइल की। 2023 से अगर 2024 की बात करें तो ईरान ने इंटेंसिफाई किया थ्रेट्स को, क्योंकि इसराइल के गाज़ा में जो ऑपरेशन हो रहे थे उनको उसने किया कि ये सब गलत हो रहा है इस देश में। अगर हम बात करें 2023 से 2024 की, तो ईरान ने इंटेंसिफाई किया थ्रेट्स को आफ्टर इसराइल्स गाज़ास ऑपरेशन, स्पेशली पोस्ट अक्टूबर 7 हमास अटैक। जो हमास अटैक हुआ उसके बाद से ही ईरान ने इंटेंसिफाई कर दिया इन थ्रेट्स को। एंड साथ में अप्रैल 2024 में पहला एवर डायरेक्ट मिसाइल एंड ड्रोन अटैक कंडक्ट किया गया ईरान के द्वारा इसराइल की टेरिटरी में। ठीक है, जिसका रिटेलिएशन भी बाद में इसराइल ने भरपूर किया। अगर हम बात करें मैप के थ्रू इसको समझने की, तो हम जानेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ईरान यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और बड़े सा देश है ईरान, काफ़ी बड़ा देश है, एंड साथ में यहाँ पे इसराइल आपको दिखाई दे जाएगा, जो कि फ़लस्तीन के अंदर ही कहीं मर्ज्ड है। ठीक है, वहाँ पे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में ही ये रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से स्विस कैनाल के थ्रू में। ठीक है, एंड इसी के थ्रू काफ़ी सारा ट्रेड होता है पूरा मिडिल ईस्ट का, एशिया का, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी। क्लियर है, एंड इसी के साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो साथ में पूरे इस्लामिक नेशंस हैं ये। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन वगैरह भी है और सारा कुछ है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ है पूरा इसराइल, और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वहीं पे उसको खतरा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जो कि जिसके थ्रू वो कल को उस पर हमला कर सकता है, उसका अस्तित्व खत्म कर सकता है। अब अस्तित्व की लड़ाई है, बचने के लिए इसराइल जो मुमकिन होगा वो पॉसिबल करेगा। एंड वहीं पे ईरान को लगता है कि ये थ्रेट है इनके लिए, क्योंकि ये यूएस को सपोर्ट करते हैं, यूएस इनको सपोर्ट करता है, इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, और जैसा हाल यूएस ने रह के बाकी देशों में किया है वैसा ही कहीं कल को ईरान के साथ भी ना हो जाए। ठीक है, रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो 2024 से 2025 तक के बीच में चले। अगर हम अक्टूबर 7 2023 की तारीख को याद करें तो हमास, जो कि ईरान जिसको सपोर्ट करता है, उसने इसराइल पर अटैक किया। फिर इसराइल ने लॉन्च कर दिया पूरा वॉर गाजा में। ठीक है, अप्रैल 13 2024 की बात करें तो ईरान ने डायरेक्टली मिसाइल लॉन्च करी हैं, 300 से ज़्यादा मिसाइल एंड ड्रोन्स लॉन्च करी इसराइल के ऊपर, जो कि पहली बार हुआ था, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अप्रैल 19 को इसराइल कंडक्ट्स अ लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरानियन मिलिट्री साइट्स इन इस्फहान। ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने मई 2024 में दोनों साइड्स ने रिस्ट्रेंट शो किया ड्यू टू ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर, उन्होंने थोड़ी शांति समझौता किया। उसके बाद हिजबुल्लाह की एक्टिविटी शुरू हो गई। ठीक है, कंटिन्यूस लो इंटेंसिटी अटैक्स फ्रॉम लेबनान, जो कि ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को। ठीक है, फिर से ये अटैक्स वगैरह चालू हुए इसराइल के ऊपर, इसराइल ने वापस रिटेलिएट किया। ठीक है, मतलब यानी कि एक तरीके से पूरी वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी थी, जो कि प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो चुकी थी। यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर फिर एस्केलेट हुआ, येमेन, हूथीस वगैरह ईरानियन के जो एलाइज हैं ये सब भी आ गए,
और जो रेड सी का शिपिंग वाला रूट जो मैंने आपको बताया, जो कि लाइक मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है सुएज़ कैनाल के थ्रू, उसको इफेक्ट किया, ग्लोबल ट्रेड को इफेक्ट किया, ये सब चीज़ें होने लगी। अगर एक ब्रीफ टाइमलाइन देखें तो अक्टूबर 2007 हमास अटैक इजराइल, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह ने ज्वाइन किया वॉर को लो लेवल पे। 2023 नवंबर में हौतीस के ग्रुप ने सपोर्ट किया ईरान को, ठीक है। रेड सी के जो एरिया है वहाँ पे अटैक्स वगैरह चालू हुए। अप्रैल 1 2024 में इजराइल ने वाइडली ब्लेम किया कि दो ईरानियन जनरल्स इन सीरिया, ठीक है, तो उस पर काफ़ी ब्लेम आया इजराइल के ऊपर। देन वहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल 14 2024 में ईरान ने लॉन्च किया एक अटैक, है ना, जो कि काफ़ी बड़ा मेजर अटैक हुआ इजराइल के ऊपर। जुलाई 30 में इजराइल ब्लेम्स हिजबुल्लाह फॉर अ रॉकेट अटैक किलिंग 12 चिल्ड्रन इन गोलन हाइट्स, ठीक है। इजराइल ने अटैक किया, फिर हिजबुल्लाह पे, ऑब्वियसली फिर हिजबुल्लाह पे वापस अटैक करेगा इजराइल, ठीक है। तो इजराइल ने फिर वापस अटैक किया हिजबुल्लाह कमांडर पे, जो कि ग्लोहन अटैक पे के पीछे जिम्मेदार था। उसके बाद इजराइल ने टॉप कमांडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट किया हमास के, उनको मरवाया, है ना। फिर ये आपने न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी जिसमें उनके पास जो वॉकी टॉकीज़ थे, ऐसा में पेजर अटैक जो हुआ था वो सब भी कंडक्ट कराया गया मोसाद के द्वारा, ठीक है। इजराइल वॉज रिवेंज ऑन इजराइल, ठीक है, ये सब हुआ। अब आगे क्या, अब आगे फिर हमले हुए, ठीक है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सब चलता रहा, ठीक है। इन साथ में अगर हम बात करें की इश्यूज़ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट की, तो देखिए कंसर्न्स क्या हैं। बेसिकली ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रू व्यू है वो ये है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम पीसफुल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पीस ऐसा है कि मेरे पास भी अगर न्यूक्लियर वेपन है, साइड वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो हम दोनों के बीच में समझौता रहेगा, ठीक है। हम पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि शांति बने, कल को ना हमें उनसे डर लगे ना हम उनको हमसे डर लगे, ऐसा इनका मानना होता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, हर व्यक्ति अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। पाकिस्तान ने भी इसलिए रखें क्योंकि उसको हमसे डर है, हमने इसलिए रखें क्योंकि हमको कल से को खतरा हो सकता है पाकिस्तान और चाइना दोनों से, ठीक है, बाकी के देशों से भी, इसलिए सब देश न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू जा रहे हैं। एनर्जी का तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। इवन हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए या हमारे सबमरीन्स हो गए, उनमें भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके उनको रन किया जाता है सालों सालों के लिए, ठीक है। एंड फिर वहीं पे अगर इजराइल का व्यू देखा जाए तो उसको खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स का, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। अगर हम बात करें हिजबुल्लाह एंड हमास की, कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट क्यों करता है, बिकॉज उसे लगता है कि ये मदद करेंगे रेजिस्टेंस करने में इजराइल के एंगेज में, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस करने में मदद करेंगे। एंड साथ में उसको इजराइल को लगता है कि टेररिस्ट ग्रुप्स हैं भाई, इसलिए वो उसको थ्रेट मानता है, ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग उसका परसेप्शन सही है और ईरान के अकॉर्डिंग उनका परसेप्शन सही है भाई, ठीक है। देन ईरान का भी है कि इन्फ्लुएंस उसको बढ़ाना है अपना इराक में, सीरिया में, लेबनान में, ठीक है, एंड इसको अपना सिक्योरिटी मेंटेन करना है और डिटरेंस मेंटेन करके चलना है। तो इसलिए रीजनल डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनका व्यू, ईरान का और इजराइल का। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और हम जहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा आयरन डोम वगैरह की बात आपने सुनी होगी, है ना, ये सब के बारे में आप जानते होंगे। अभी कैसे अटैक्स चल रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन एकदम हो चुकी है ना। ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का रिएक्शन इस पर क्या है, तो यूएसए फर्मली सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, इवन सारे एम्यूनिशंस और मिसाइल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं डिफेंस सपोर्ट के लिए। रशिया और चाइना कह रहे हैं कि भाई डी एस्केलेशन कर लीजिए, तो दोनों ही पार्टीज पीछे हट जाएं और शांति समझौता बनाए रखें, ठीक है। लेकिन फिर भी ईरान को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों करते हैं ये लोग ईरान को सपोर्ट? बिकॉज इजराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएसए, और रशिया और चाइना मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे ईरान को, ठीक है। यूएन और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो अर्ज कर रहे हैं पीस के लिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई डिस्टेबलाइजेशन जो आपने रीजनल में कर रखा है, इसके लिए डिस्कलेशन करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का स्टैंड भी है भाई, स्ट्रेटेजिक टाइज तो हमारे दोनों के साथ हैं, हम किसी से बिगाड़ भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लोज एक तरफ सपोर्ट भी पूरा नहीं दिखा सकते, ठीक है। हालांकि हम टेररिज्म जैसे कि हमास के अटैक्स वगैरह होते हैं इसराइल के ऊपर, उस पर हम बात ज़रूर करते हैं कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हम डीएस्केलेशन की बात करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच में लड़ाई ना हो। अगर हम बात करें, देखिए इजराइल से हमारा डिफेंस का समझौता बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। इनोवेशन के लिए हम इजराइल की हेल्प लेते हैं। उसके साथ ये वाटर टेक जो पानी को प्योरीफाई करने वाली मशीन्स हैं, ठीक है, यानी कि सी वाटर को एक तरीके से लाइक फिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना, वो सब करने के लिए हमको इजराइल की मदद लगती ही है। वहीं पे ईरान की बात करें तो चाबहार पोर्ट हो गया, है ना, एनर्जी नीड्स हैं हमारी, एक्सेस जो हमारा सेंट्रल एशिया के लिए जा रहा है तो हमको उसकी बहुत ज़्यादा नीड है। चाबहार पोर्ट स्पेशली हमारा मिडिल ईस्ट में जब बन जाएगा इंडिया का और ईरान के कंट्रीब्यूशन से, ठीक, कोलैबोरेशन से, तो हमको काफ़ी फ़ायदा उससे होगा। इंडिया का मैसेज क्या है? रिस्ट्रेन, डायलॉग्स एंड पीसफुल रेजोल्यूशन के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि हम बढ़ते हैं पाकिस्तान के साथ आगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो मोदी जी को आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, एक तरीके से डांट नहीं रहे हैं, बेसिकली अर्ज कर रहे हैं कि भाई आप दोनों भी समझ के चलिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी पीस बिगड़ता है तो मासूमों की जान जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मासूमों की जान ना जाए,
चीज़ें ख़राब ना हो ग्लोबल लेवल पे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इंडिया पे। देखिए, अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें, ठीक है, तो रेड सी में जो डिस्ट्रप्शन होगा ऑब्वियसली, तो भाई इंक्रीज़ हो जाएंगे, भाई तेल ही हम तक नहीं पहुंच पाएगा, तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ट्रेड रूट्स पे इफेक्ट होगा, है ना, जो हमारा रेड सी के थ्रू शिपिंग होती है स्विस कैनाल के थ्रू, वो इफेक्ट में आ जाएगी, है ना, हमारा सामान जो सीधा सीधा यहाँ से चल रहा था पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ा करेगा, ठीक है, तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा। बात करें डिफेंस की, तो इजराइल सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, डिफेंस सप्लायर है इंडिया का इस समय, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा जियोपॉलिटिकल बैलेंस पे, ठीक है। तो हमको दोनों से ही बैलेंस बना के चलना है, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए ईरान भी इंपॉर्टेंट है और डिफेंस के पीओवी से हमारे लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों से ही हमें तालमेल बढ़ा के चलना है। तो इस तरीके से इंडिया थोड़ा सा बीच में फंसा हुआ है ईरान के और इजराइल के, बट कोई नहीं, इंडिया को आदत है, इंडिया बाहर फिर निकलेगा। अगर हम बात करें पॉइंट फॉर एसएसबी ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरेट की, तो किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड से, शिया सुन्नी का आप थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी का डिफरेंस समझा सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में बता सकते हैं कि भाई क्यों इतना दिक्कत हो रहा है इसराइल को ईरान से या ईरान को इसराइल से, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हैं रीसेंट एस्केलेशन जैसे कि मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक जो अभी बीच में हो रहे हैं, ठीक है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रिस्क क्या क्या है, ठीक है, वाइडर मिडिल ईस्ट वॉर पूरा छिड़ सकता है, ठीक है, फिर से ऑयल डिस्ट्रप्शन हो सकता है, न्यूक्लियर थ्रेट है भाई ऑब्वियसली, इंडियाज़ रोल, है ना, हम एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं, है ना, हमको इफेक्ट हो रहा है क्योंकि हमारा ऑयल महंगा हो जाएगा, ट्रेड पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा, है ना, हमारे ट्राइज में दिक्कत आ सकती है, जो हमारे उनके साथ समझौते हैं, तालमेल है, उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चाबहार पोर्ट का जो हमारा एग्रीमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे डिफेंस की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है जैसे कि इसराइली है उसके साथ हमारा इफेक्ट पड़ सकता है। एंड विथ योर व्यू पॉइंट अपना वीओपी देके आप वहाँ पे उसको समाप्त करें, ठीक है। कॉल फॉर डिप्लोमेसी, यूएन इन्वॉल्वमेंट एंड पीस, इसी के लिए हर तरीके से किसी भी युद्ध का समाधान यही है कि बातों करके और डिप्लोमेसी के जरिए उसको सुलझाया जा सके। हम तो हमेशा यही करें, खुद के केस में भी, जब हमारा पाकिस्तान से झगड़ा हो रहा है, जब हमारा ईरान, जब हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का झगड़ा हो, उसमें भी हम ये कह रहे हैं बात करिए, समझौता करिए, हम इनको भी यही समझाएंगे, बात करिए और समझौता करिए, कॉमन पीओवी पर आइए और उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अगर हम बात करें लॉजिकल एंड आइडियल आउटकम फॉर ईरान एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की, तो पीस टॉक्स के थ्रू हो सकता है। एंड इसमें हम बात करेंगे बोथ ईरान एंड इसराइल शुड अवॉइड फाइटिंग डायरेक्टली, अ न्यूट्रल कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन और इंडिया और ओमान और स्विट्जरलैंड शुड हेल्प देम टू like solve this issue peacefully. A big war in the Middle East must be avoided as it can cause many harms in the many countries. Okay, restart the Iran nuclear deal. ठीक है, ईरान की जो पुरानी न्यूक्लियर डील है उसको रीस्टार्ट किया जाए, ठीक है, JCPOA जो थी, है ना, उसको वापस लाया जाए फॉर द बेटर चेक्स एंड मॉनिटरिंग। ईरान मस्ट क्लियरली शो दैट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ फॉर पीसफुल यूज़ ओनली, उसको ये शो करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, थ्रेट्स नहीं देने होंगे बाकी देशों को, तब जाके चीज़ साबित हो पाएगी। इन रिटर्न कंट्रीज कैन लिफ्ट सैंक्शंस, जिन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर वो उसको लिफ्ट कर देगी और सब कुछ अच्छे से ईजिली स्मूथली रन होने लग जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी फॉर बोथ साइड्स, इसराइल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक्स बाय ग्रुप्स लाइक हमास एंड हिजबुल्ला, ऑब्वियसली है, उसको दोनों तरफ से दिक्कत होती है ना। ईरान ऑल्सो वांट्स टू फील सेफ फ्रॉम एनी अटैक्स और इंटरफेरेंस बाय द इसराइल और द वेस्ट, ठीक है। ईरान को भी सेफ फील होना चाहिए कि ना वेस्ट का इतना प्रभाव पड़े ना इसराइल का इतना प्रभाव पड़े उसके ऊपर, ठीक है। अ सिस्टम फॉर सिक्योरिटी एंड पीस टॉक्स बिटवीन गल्फ कंट्रीज, ईरान एंड इसराइल कैन हेल्प, ठीक है। अगर गल्फ कंट्रीज बीच में समझौता करने आएंगी तो दोनों में समझौता करवाया जा सकता है। स्टॉप द यूज ऑफ प्रॉक्सी वॉर, ठीक है, प्रॉक्सी ग्रुप्स, ईरान शुड स्टॉप गिविंग वेपन्स एंड मनी टू ग्रुप्स लाइक हिजबुल्ला एंड हाउथीज, ठीक है। फंडिंग इसको रोकनी चाहिए ईरान को इन ग्रुप्स की, क्योंकि भाई ये जब दिक्कत देंगे ईरान इसराइल को तो इसराइल इनको जीवन भर के लिए दिक्कत दे देगा, ठीक है। इसराइल शुड स्टॉप सीक्रेट ऑपरेशन लाइक साइबर अटैक्स और टारगेटिंग ईरानियन साइंटिस्ट, तो इसराइल को भी इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, ठीक है। अभी रिसेंट में मिलिट्री के कमांडर मार दिया आपने उनका, ठीक है, तो भाई इस तरीके की चीज़ें आपको रोकनी पड़ेंगी। अगर आपको ज़्यादा इतना एस्केलेट नहीं करना, उसको डिस्कलेशन की तरफ बढ़ना है, तो ये अटैक्स आपको रोकने पड़ेंगे। बोथ कंट्रीज मस्ट एग्री ऑन द सर्टेन रूल्स टू प्रिवेंट इनडायरेक्ट वॉर्स, ओके। प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपल, एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एक्शन शुड नॉट हार्म कॉमन पीपल, ठीक है। यही हमेशा बात आती है यार कि आम जनता का क्या कसूर है, नेता तो बैठे हुए हैं अपने घरों में सेफली बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आम जनता का क्या जो इस बीच में पिस के मर जा रही है, ठीक है, अटैक्स हो रहे हैं, उनकी क्या गलती है, तो भाई उनको सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बोथ कंट्रीज शुड अवॉइड अटैकिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल, होम्स एंड अदर सिविलियंस एरियाज। देखिए, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पर कितना भी युद्ध होगा, शायद सत्ता किसी को मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक ऐसी ग्रुप है जिसको हमेशा फ़ायदा होता है, वो है हमारी वेपन इंडस्ट्री, ठीक है। जो देश वेपन बना रहे हैं, सोचिए एक युद्ध से कितना पैसा कमा ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। एक जहाज़ बेचा, हज़ारों करोड़ उसकी जेब में आ गए, एक मिसाइल बेची, हज़ारों करोड़ फिर आ गए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि भाई जब वॉर होगा तो ये लोग वेपन्स खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, खर्च होगा,
वापस से वो लोग और वेपन बना के इनको देंगे, तो वेपन इंडस्ट्री का कोई घाटा नहीं है। इसलिए युद्ध से हमेशा इन लोग को फायदा होता है। तो ये हमेशा चाहते हैं कि वेपन्स बनते रहें, युद्ध होते रहें, वेपन्स बढ़ते, इनको लोगों के मरने से कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। इंडिया कैन एक्ट एज अ फ्रेंडली एंड न्यूट्रल कंट्री टू ब्रिंग पीस, ठीक है। इंडिया के रोल की हम बात कर रहे हैं। इंडिया कैन एक्ट एज अ फ्रेंडली एंड न्यूट्रल कंट्री टू ब्रिंग पीस। इट कैन प्रमोट ट्रेड एंड कॉपरेशन लाइक द चाबार पोर्ट टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। इंडिया मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट इट्स ओन एनर्जी नीड्स, ट्रेड रूट्स एंड इंडियन सिटीजन लिविंग इन दी रीजन, ठीक है। तो इंडिया को इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि एनर्जी नीड्स पे, ठीक है, और साथ में ट्रेड रूट्स की बात, और अपने जो सिटीजन उन देशों में जाके रह रहे हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा युद्ध हम चाहेंगे कि समाप्त हो जाए, है ना, वापस से पीस आ जाए, और इसी तरीके से आप लोग चीज़ों को समझते रहें, आगे बढ़ते रहें और मेजर कल्चर क्लासेस के साथ बने रहें। मैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए जीएस के टॉपिक्स पर जरूर लेकर आऊँगा, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एसएसबी के प्रिपरेशन में और रियल लाइफ में भी, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियोस को, और हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।